प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये दोनों चीज क्या है इसको समझ लेते हैं। प्रोविजन मीन्स एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, renewal or diminution in the value of the asset, or retained by way of providing for any non-liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy. A provision is a liability which can be measured only by using a substantial degree of estimation. चलिए इसको मैं हिंदी में भाषांतर करता हूं कि भाई प्रोविजन क्या है कि कोई मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कितना आएगा। सो अमाउंट इज नॉट डिटर्मिनेबल बट इट कैन बी मेजर्ड कि भाई पिछले 11 महीने का जो बिल आया है उसकी एवरेज ले लो, तो वो क्या होगा कि आपको एक पता चलेगा कि मैं इसको एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता हूँ, एस्टिमेट कर सकता हूँ। तो ये जो एस्टिमेशन होगा उसके आधार पर हम प्रोविजन, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, मतलब जो भी लायबिलिटी होती है उसके लिए प्रोविजन बनाया जाता है। साथ में मान लीजिए कि इसके उदाहरण के तौर पर क्या है कि डेप्रिसिएशन है, फिर रिन्यूअल और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, के भी आपके पास जो एसेट्स है हो सकता है कि उसकी वैल्यू ज्यादा हो सकता है कम हो। सपोज आपने गोल्ड बॉन्ड रखा है या तो गोल्ड खुद परचेस करके रखा है, हो सकता है उसकी प्राइस कम हो और हो सकता है ज्यादा भी हो, डिपेंड्स अपॉन दैट। आप एक प्रोविजन बनाते हो कि भी मेरी एसेट में इतनी कमी आएगी, या तो बहुत अच्छा उदाहरण क्या है कि हम सोचते हैं कि भी जो डेटर्स है वो कुछ ना कुछ हमारे पास से डिफॉल्ट करेंगे, तो ये जो डिफॉल्ट करेंगे तो हम बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाते हैं। सो प्रोविजन इज अ estimation. It is cannot be measured actually, but part of the profit is kept aside. Thus, a provision may be either in respect of loss in the value of an asset provided or written upon the basis of an estimate, or the one in respect of liability for expense incurred in respect of a claim which is disputed, or when it is a contingent liability. Contingent liability का एक छोटा सा एग्जांपल आपको हूँ कि भाई मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट बनाई। अब वो गारंटी देते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट बेकार गई तो हम आपको इसका कंपनसेशन करेंगे, नई प्रोडक्ट देंगे या इसको रिपेयर करेंगे। तो क्या होगा, एक 100% इंश्योरेंस तो नहीं आएगा कि प्रोडक्ट चलेगी ही। तो अगर 100 चीजें आप बेचते हो तो उसमें हो सकता है एक आध वापिस आए। तो एक प्रोविजन बनाना है, डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस कि भाई हम 100, मान लीजिए मोबाइल ले लीजिए कि 100 मोबाइल बनाते हैं तो उसमें से एक मोबाइल वापिस आता है, तो क्या करेंगे, उसके लिए प्रोविजन करके अलग रखेंगे और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस उतना कम होगा। ऑन द अकरेंस ऑफ ए डिमिनिशन इन एसेट, डिमिनिशन माने कम होना, value due to some of the having become irrevocable or inventory items are lost as a result of some natural calamities. Amount contributed or transferred from profit to make good the diminution also are described as provision. कि भाई कहीं कहीं पर नेचुरल कैलेमिटीज की संभावना होती है, जैसे जापान है तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, कहीं कहीं जगह पर हमारे देश में बहुत सारी बाढ़ आ जाती है, तो इसके लिए भी प्रोविजन किया जा सकता है कि भाई अगर ये फ्रीक्वेंट हो तो, रेयर केस में ऐसा नहीं। The following are instances of the amount retained in the business out of the earning for different purpose that are described as provision. तो ये प्रोविजन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है कि भाई प्रोविजन क्या है। तो एक तो अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर मीटिंग क्लेम्स विच आर एडमिसिबल इन प्रिंसिपल बट द अमाउंट वेयर ऑफ हैज नॉट बीन एसर्टेन्ड। जैसे मैंने कहा था कि मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरर है, उसको लगा कि भाई एक व्यक्ति ने उसके ऊपर क्लेम किया है कि ये कार मेरी चल नहीं रही है अच्छी तरह से, आप मुझे 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया वापस करो। कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन कंपनी को पता है कि अगर ये व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो मुझे एटलीस्ट 3 लाख रुपया देना पड़े, तो क्या करेंगे, 3 लाख का प्रोविजन कर देंगे। दूसरा,
An appropriation made for payment of taxes still to be assessed. कितना टैक्स हो रहा है वो एग्जैक्ट तो कब पता चलेगा? साल पूरा होने के बाद। हम क्या करते हैं, इवन इनकम टैक्स क्या करता है, इनकम टैक्स कहता है कि आपको जैसे जैसे समय जाता है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर है तो आप अपनी इनकम का कुछ टैक्स का हिस्सा भरिए, अगर 2 क्वार्टर गए हैं तो कुछ हिस्सा भर दीजिए, अगर 3 क्वार्टर गए तो जो भी टैक्स आपको लगता है भरने वाला है उसका 75 अमाउंट आप भर दीजिए। सो दिस इज द एप्रोप्रिएशन मेड फॉर पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। तो पहली बात क्या रही? क्लेम्स विच आर एडमिसिबल। एक तो क्लेम्स और दूसरा टैक्सेस। तीसरा, अमाउंट सेट असाइड फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए भी प्रोविजन कर सकते हैं और बैड डेट के लिए भी प्रोविजन कर सकते हैं। तो ये प्रमुख चीजें हैं जिसमें प्रोविजन होता है। The portion of the earning, receipts or other surplus of an enterprise, whether capital or revenue, appropriate by the management for a general or a specific purpose, other than a provision for depreciation or diminution in the value of the asset, or for a non-liability, is known as reserve. तो रिजर्व क्या है? कि भाई कोई अलग पर्पस के लिए जो राशि रखी जाती है आउट ऑफ अर्निंग, तो ये जो आउट ऑफ अर्निंग रखी जाती है अदर देन द प्रोविजन, उसे रिजर्व कहते हैं। आगे एग्जांपल भी आएंगे रिजर्व के। द रिजर्व आर प्राइमरीली ऑफ टू टाइप, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। Also provision in excess of the amount considered necessary for the purpose these were originally made are to be considered as reserve। मतलब जो भी आपने एक्सेस प्रोविजन किया है उसको रिजर्व ही माना है। It is thus evident that a provision are a charge against profit while reserve is an appropriation of the profit। ये आपको जब डिफरेंशिएट करा जाता है तो ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोविजन जो है वो करना ही है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब डेप्रिसिएशन है करना ही है, तो ये प्रॉफिट के सामने करना है। लेकिन रिजर्व कब रखेंगे? अगर प्रॉफिट हुआ तो। ओके। Also provisions that ultimately prove to be in excess of amount required or have been made too liberal are reserves। मान लो कि आपको पता है कि मेरे जो बेड डेट है वो सिर्फ 5% होने, लेकिन आप प्रोविजन कर देते हो 10% का। अभी 1 लाख का आपका आउटस्टैंडिंग है, 5,000 का आपको प्रोविजन करना था, उसके बजाय आपने 10,000 कर, तो इसमें से कितने का बेड डेट होगा? 5,000 का। लेकिन ये जो 5,000 आपने बचा के रखा है एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। रिजर्व फंड्स कभी कभी रिजर्व फंड में बनाया जाता है। इट सिग्निफाइज द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द रिजर्व that is invested outside the business in security which are readily realizable। For example, when the amounts set apart for replacement of an asset are invested periodically in government securities or shares। सपोज कोई कंपनी है, उसको एक 5 करोड़ की मशीनरी यूज कर रहा है। कंपनी को पता है कि 5 साल के बाद मुझे ये मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू हो जाए, मतलब 8 करोड़ में मुझे रिप्लेसमेंट लगेगा। तो कंपनी क्या कर सकती है कि 1.6 करोड़ एवरी ईयर वो अलग रखेंगी अपने प्रॉफिट में से। इसके लिए फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन। तो 5 साल के बाद क्या होगा? ये 5 साल वाली मशीन जो है वो स्क्रैप हो जाएगी। हो सकता है स्क्रैप में उसको 40-50 लाख मिले या तो ना भी मिले, और ये 8 करोड़ का एक रिजर्व बन गया। तो ये जो रिजर्व है वो क्या करेंगे? उसका नया मशीन परचेस करेंगे ताकि बिजनेस चलता रहे, बिजनेस हैम्पर ना हो। दूसरा एग्जांपल, कोई ट्रस्ट होता है, मान लो ट्रस्ट को एक स्कूल बनानी है। अब इमीडिएटली ट्रस्ट के पास फंड नहीं है, तो ट्रस्ट क्या करेगी? डोनेशन का स्वीकार करेगी और हर वक्त लोगों को बताएगी कि भाई हम एक स्कूल बनाने वाले हैं, आप अगर स्कूल के प्रति कुछ डोनेशन करना तो बताइए। तो अगर लोग स्पेसिफिकली स्कूल के लिए डोनेशन देते हैं तो एक स्कूल का रिजर्व फंड वहां पर है, और मान लो कि सफिशिएंट फंड हो गया 2-3 सालों में इकट्ठा, तो उसमें से वो स्कूल का निर्माण करेंगे।
तो इस प्रकार के रिजर्व फंड भी होते हैं। The account to which these amounts are annually credited is described as the reserve fund. Okay, so चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व फंड, हमारे टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है। प्रोविजन मीन्स एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन बाय और प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लायबिलिटी of which the amount cannot be determined with substantial accuracy। अभी पता नहीं है कितना एग्जैक्ट अमाउंट होगा, तो ये नॉन लायबिलिटी मतलब ये लायबिलिटी होने ही वाली है ये सोचकर प्रोविजन बनाए। रिजर्व फंड क्या है? रिजर्व फंड इट सिग्निफाइज द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द रिजर्व दैट इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। जैसे मैंने ट्रस्ट का एग्जांपल दिया, अब ट्रस्ट को मान लो कि एक साल में उनके पास 2 करोड़ रुपए डोनेशन आ गया, तो क्या ट्रस्ट ये फंड को ऐसे ही आइडल रखेगा? नहीं, वो इसे इन्वेस्ट करेगा। कहाँ करेगा? बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं या तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इसको कर सकते हैं, विच आर रेडीली रियलाइजेबल when the amount set apart for replacement of an asset are invested periodically in government securities or shares। प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी और शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। The account to which these amounts are annually credited is described as the reserve fund। तो ये हमारा एक टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन था, इसमें दोनों चीजें आपको डिफाइन करनी है। चलिए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो कोई भी चीज है आपके स्टडी मटेरियल की, ये मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो क्या टेस्ट कर रही है? आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट नहीं कर रही है। इंस्टीट्यूट हमेशा आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स कितने क्लियर है उसको चेक कर। चलिए ये सम को सोल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। Crimson Traders profit and loss account for the year ended 31st March 22 includes the following information। डेप्रिसिएशन इन्होंने रखा है, बेड डेट रखा है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रखा है, रिटेन प्रॉफिट रखा है, लायबिलिटी फॉर टैक्स रखा है। स्टेट 1 which of the item 1 to 5 above are transfer to provision, मतलब इसमें से कौन सी प्रोविजन है। दूसरा, रिजर्व कौन सा है। तीसरा, नन, तीनों में से कुछ, दोनों में से कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन जैसे अभी हमने समझा, इट्स अ प्रोविजन। सो बेड डेट जो राइट ऑफ है वो क्या है? बेड डेट राइट ऑफ को हम क्या बोलेंगे? ना तो ये प्रोविजन है, ना ये रिजर्व है, इट इज एन एक्सपेंस। ओके, सो ये 2 नंबर है वो नन में आएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसके तो वो वर्डिंग में ही प्रोविजन लिखा है, तो कुछ सोचने की बात नहीं। तो ये जो 3 है वो यहाँ पर आएगा। रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसे हम रिजर्व कहते हैं। रिजर्व क्यों? क्योंकि ये रिटेन्ड रखा है बिजनेस के अंदर। अगर ये आपने मान लो कि सोल प्रोपराइटर है, उसने विड्रॉ कर लिया होता तो इसका ड्रॉइंग्स में चला जाता, तो वो कुछ कैपिटल बढ़ती नहीं। मान लो 1 लाख कैपिटल है, 20,000 प्रॉफिट है, अगर उसने बिजनेस में रखा ही नहीं तो क्या होगा? नेचुरली कैपिटल नहीं बढ़ेगा। तो ये रिजर्व रखा जाता है तब उसे मतलब रिजर्व कहते हैं। तो 4 नंबर इज रिजर्व। लायबिलिटी फॉर टैक्स, टैक्स लायबिलिटी अभी हमने देखा एक प्रोविजन होती है, क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी कब फिक्स होगी? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट।
हम लोग चाहे कितना भी असेसमेंट करें, लेकिन इनकम टैक्स जब तक उसको फाइनली असेसमेंट करके नहीं बोलता है कि आपको ये टैक्स इतना भरना है, तब तक कोई राशि फिक्स नहीं होती। हालांकि सीए के कोर्स में हमें अकाउंटेंसी अच्छी खासी पढ़नी होती है, तो उसमें हम टैक्सेस के बारे में इतना पढ़ते हैं कि हम दावे के साथ कह सकते हैं इतना टैक्स होगा। फिर भी स्टिल इट इज इन द हैंड्स ऑफ इनकम। चलिए, तो एक छोटा सा सॉल्यूशन था, जैसे मैंने कहा 5 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, सो डोंट टेक इट लाइटली। यस माय डियर फ्रेंड्स, समरी ऑफ ऑल एडजस्टमेंट, कुल मिलाकर 15 एडजस्टमेंट है। मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको पढ़ना है। आपके स्टडी मटेरियल में ब्यूटिफिकली, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। एग्जाम में जाइए उससे पहले जरूर पढ़िए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हर एक चीज के ऊपर हम इलस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो कौन सी चीजों का अलग अलग ये होगा एडजस्टमेंट, जैसे चलिए प्रीपेड एक्सपेंस हम फ्रीक्वेंटली इसका एडजस्टमेंट कर चुके हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस में हम क्या करते हैं, इफ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस शीट, प्रीपेड एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में ये रिफ्लेक्ट करेगा। क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंस। बैलेंस शीट में ये कहाँ दिखाई पड़ेगा, एसेट में। तो हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हम इस तरह से बाइफरकेट करते थे, तो आप ये जब रिकॉल करोगे तो बहुत ही इजीली आपको याद रह जाए। चलिए, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना कभी भी जो भी क्वेश्चन है 15 मार्क के, 20 मार्क के, उसके एडजस्टमेंट इसकी हेल्प के बिना नहीं कर सकते। तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर। सो दिस इज द 15th डिफरेंट टाइप ऑफ, मैं अगर यहाँ पढ़ूंगा तो आप नेचुरली डेफिनेटली सो जाओ, सो लेट्स अवॉइड इट। चलिए, एक और कंसेप्ट है लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कितनी भी सावधानी से बनाइए, लेकिन कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहती है कि भाई एक बिल्डिंग हमने लिया, बिल्डिंग जो लिया था वो 1 लाख का आपने लिया था 20 साल पहले, तो अभी इसकी वैल्यू 20 लाख हो चुकी है, लेकिन आपके बुक्स में ये अभी भी 1 लाख ऊपर लैंड होगी तो 1 लाख ऊपर ही शो की होगी। अगर बिल्डिंग होगा तो हो सकता है कि आपने इसकी जो रेसिडियल वैल्यू है सिर्फ 5,000 या 10,000 पर ये रिफ्लेक्ट होता होगा। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट डजंट प्रेजेंट द रियल पिक्चर। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट। दूसरी चीज है वो है intangible strength and weakness. A company may have a number of strength and weakness which cannot be shown in the balance sheet. The loyalty and caliber of the staff. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे के पास करीबन 8 से 10 लाख का अगर स्टाफ है तो उसकी कैपेबिलिटी जो है इमेंस है, लेकिन ये कहीं पर भी आपको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होती। This must be kept in mind while judging the financial position of the company. Third thing, perpetual continuity and periodical account. ये माना जाता है कि बिजनेस जो है वो चलता ही जाएगा, सो इट इज अ परपेचुअल कंटिन्यूटी। और हमारे अकाउंटिंग जो होता है वो कब होता है, हर ईयर, एवरी ईयर। So financial statement ordinarily are drawn up to the end of the year, but the accounting record is maintained on the assumption that the business undertaking shall continue to exist forever on the basis of going concern consumption. In consequence, much of the expenditure other than revenue expenditure has to be distributed arbitrarily over a number of years, during which benefit of the expenditure is expected to arise. As a result, financial statement of accounts are not absolutely. Suppose हमको एक मशीनरी का एग्जांपल लें। मशीनरी जो है, मान लो कि बिजनेस में हमने 5 करोड़ के लिए है, अभी 10 साल उसकी लाइफ है, तो हम प्रोविजन किस हिसाब से करेंगे,
ऑब्वियसली 50 lakhs या तो 0.5 CR पर ईयर SLM बेस पर। क्या ये सही है? हो सकता है कि ये मशीन 10 साल के बजाय 12 साल चले। ये भी हो सकता है कि 8 साल में ये मशीन खराब हो जाए। डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टेंस। सो ये जो पीरियोडिकली एमोर्टाइजेशन या तो इसको डेप्रिसिएशन करने का कंसेप्ट है, उसके कारण एक्चुअल पिक्चर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग में बहुत सारा स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। Still, there is a permission for a company within certain limits to adopt different policies for the preparation of the account, valuation, or various assets and distribution of expenditure over different period of the account. तो यहाँ पर कंपनी के बहुत सारे मतलब जो अपनी तरीके से फंड को मैनेज करने के पावर्स दिए गए हैं, तो उसके कारण अलग अलग चित्र बनता है। कोई कंपनियां है वो जो भी पॉलिसी अपनाती है, या तो मान लो एक डेप्रिसिएशन की, तो कई कंपनियां हैं उसको SLM मेथड पर परमिशन दी है। कुछ कंपनियां जो है उसको रिटन डाउन वैल्यू या तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पर वर्क करना है। तो उससे क्या होता है कि एग्जैक्टली हमें जब तक उसका थरो नॉलेज नहीं है, एक लेमन के लिए इसको समझना। Management policy. This is the most important factor. Management can have a different accounting policies for welfare of the staff and public at large. तो उसके कारण भी बहुत सारा चेंजेस हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। अभी हम जो हमारा टेस्ट योर नॉलेज के अंदर ट्रू एंड फॉल्स है उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो है, द इनकम स्टेटमेंट शोज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ग्रेट, ये ट्रू है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो है, इनकम स्टेटमेंट माने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। सो दिस इज ट्रू। Gain from the sale or exchange of the assets are not considered as the revenue of the business. से मतलब एसेट का जो होता है is not considered as the revenue of the business. तो यहाँ पर ये फॉल्स है। फॉल्स होने का कारण क्या है? ये हमारी इनकम का हिस्सा तो होता है, लेकिन ये हमारी बिजनेस इनकम का हिस्सा नहीं। इसे हम कैपिटल गेन मानते हैं या तो कैपिटल रिसिप्ट्स मानते हैं। सो इट इज नॉट अ रेवेन्यू। ओके, सो इट इज अ फॉल्स। The salary paid in advance is not an expense because it neither reduces assets or nor increase liability. तो ये सही है, क्योंकि एडवांस में पीए किया गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। A loss is an expenditure which does not bring any benefit to concern. लॉस एक एक्सपेंडिचर है विच डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट। नेचुरली लॉस है तो बेनिफिट होने की संभावना नहीं। All liabilities which becomes due for payment within the year are classified as long term liability. तो ये बिल्कुल ही गलत। इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म। The term current asset is used to designate cash and other assets or resources which are reasonably expected to be realized or sold or consumed within the year. तो ये सही स्टेटमेंट है। हालांकि आप जब आगे जाएंगे इंटर और फाइनल में, तो यहाँ पर विद इन 1 ईयर का कंसेप्ट नहीं है। वहां पर कौन सा कंसेप्ट आएगा? लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का साइकिल के अंदर फंड रियलाइज हो जाता है तो उसको करंट एसेट है। लेकिन फॉर द फाउंडेशन पर्पस ये वाक्य सही है। Seventh, an asset give rise to the expenditure
when it is acquired and to an expense when it is consumed. तो ये सही है, क्योंकि जब भी हम एक्सपेंडिचर मतलब एसेट को परचेस करते हैं तो क्या करते हैं कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम शॉर्ट में कैपेक्स भी कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। हर साल हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंस ऑफ। If the balance of an account on the debit side of the trial balance, where the benefit has already expired, then it is treated as expense. तो ये सही है। डेबिट साइड के ट्रायल बैलेंस में अगर है और बेनिफिट उसके पूरे हो चुके हैं तो उसको एक्सपेंस माना जाएगा। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बनाते हैं वही तो बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेल्स, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ट्रू है। If the debit side of the trading account exceeds its credit side, then the balance is termed as a gross profit. तो ये बिल्कुल गलत है। इसे क्या कहते हैं, ग्रॉस लॉस कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये अभी अभी जो ये हमने बनाया, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर ये साइड मोर है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, ये साइड, और ये हमेशा लॉस में है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर, द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर। नो, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The provision for discount on creditor is often not provided in keeping with the principle of conservatism. तो ये सही वाक्य है। The debt written off as bad debt, क्रेडिटर में अगर हमें कुछ फायदा मिलने वाला है तो उसका अभी से हम कोई प्रोविजन नहीं, इसीलिए ये सही है। 13th, the debt written off as bad if recovered substantially are credited to the debtors account. ये क्रेडिटर के अकाउंट, डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, उसके लिए बैड डेट रिकवरी अकाउंट हम बनाते हैं, उसमें क्रेडिट होगा, क्योंकि डेटर का अकाउंट तो जिस दिन हमने राइट ऑफ किया होगा उसी दिन क्रेडिट कर। ओके, सो दिस इज फॉल्स। 14th, the adjustment entry in respect of income received in advance is debit income received in advance account and credit income account. तो यहां पर ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। सो वी आर नॉट कंसिडर्ड इट इज एन इनकम, इट इज अ लायबिलिटी। नाउ प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ पॉलिसी ऑफ ए प्रोपराइटर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बिल्कुल गलत है, ये ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है। 16th, depreciation account appear in the trial balance is taken only to profit and loss account. तो ये सही वाक्य है। Personal purchase includes in the purchase day book are added to the sales account in the trading account. तो ये false है। पर्सनल परचेजेस होगी तो वो कहाँ जाएगी, ड्राइंग्स में। Medicine given to the office staff by manufacturer of medicine will be debited to the salaries account. Great. ये सही वाक्य है, क्योंकि जो भी स्टाफ को आप बेनिफिट दे रहे हो वो पार्ट ऑफ द सैलरी। तो यहाँ पर जो मेडिसिन दी जाती है दैट इज पार्ट ऑफ बेनिफिट्स गिवन टू द स्टाफ। 19th, goods worth ₹600 taken by the proprietor for years personal use should be credited to the capital. अभी लिया है तो डेबिट होगा, नॉट, हाँ पहले तो कहाँ होगा डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट कहाँ डेबिट होता है, कैपिटल।
तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, यहाँ पर क्रेडिट शब्द लिखा है वो गलत है। 20th, if closing stock appear in the trial balance, the closing inventory is then not entered into the trading account. It is only shown in the balance sheet. Great. ये सही है, हमारा पहला इलस्ट्रेशन इसी के ऊपर था। ये हर बार आपको चेक करना है जब भी सम करते हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर है तो परचेज इज एडजस्टेड परचेज, क्योंकि उसमें एंट्री हो गई होगी, तो आपको दोबारा उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। सो दिस वाज 20 ट्रू एंड फॉल्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए और पहले खुद कोशिश करिए, नहीं तो मैं इसका वीडियो ऑलरेडी आपके सामने। सो टिप्स सॉल्व। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है और जिसे हमने सम्स देखे ये थोड़ा लंबा भी होगा, तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। From the following particulars, extract from the books of Ganguly, prepare trading and profit and loss account and balance sheet as at 31st March 2022 after making the necessary adjustment. तो यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट ऐसी साइड नहीं है, यहाँ पर जो बैलेंस दिया है इसको हमें चूज करना है कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट करना होगा। तो एक एडिशनल टास्क हम पर डाली गई। चलिए, एडजस्टमेंट कुल मिलाकर 9 है, तो इसको वन बाय वन पढ़ते भी है और हर एक की वर्किंग नोट हम बनाएंगे जहां पर जरूरत है। तो एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग नोट बन जाने के बाद ही आप ट्रेडिंग अकाउंट और P&L और बैलेंस शीट बना सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले है वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31st March 2022 is 3,93,000. This includes goods returned by customer on 31st March 2020 to the value of 15,000 for which no entry has been passed in the book. तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो हमने पढ़ा था चैप्टर, उसमें ये था। तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। अब इसमें हमें समझना क्या है, सपोज ये एंट्री होती तो क्या हो। अगर ये एंट्री होती दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होता और सेल्स रिटर्न डेबिट होता। कितने से? 15,000 से क्रेडिट टू कस्टमर। मतलब इस सन्ड्री जो क्रेडिटर्स सन्ड्री डेटर्स है उसमें ये 15,000 का फर्क आता। तो यहां पर हम इसको कहां पर एडजस्ट कर सकते हैं? तो आप देखेंगे कि सेल्स रिटर्न 43,000 है, तो इसमें और 15,000 ऐड होगा। सो प्लस 15,000, तो ये 58 हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सन्ड्री डेटर आपको मिलेगा, ये हो जाएगा -50। ओके, तो इसकी कोई वर्किंग नोट की आवश्यकता नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें इतना समझना है कि वैल्यू ऑफ द स्टॉक कितना है, 3,93,000। और ये कहाँ जाएगा? ये तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। तो दो जगह पर ये इंपैक्ट करने वाला। परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1st Jan 2020 फॉर 10,000। वंस अगेन, चलिए इसको समझते हैं कि परचेज जो है वो क्या है। उसके अंदर इन्होंने पोस्टिंग कर दिया है, तो परचेज का जो भी फिगर होगा उनमें से हम 10,000 को माइनस करेंगे और फर्नीचर जो है उसमें 10,000 को प्लस करेंगे। इसकी इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन पर भी होने वाली है। सो हियर इट इज -10,000 और फर्नीचर का जहां पर भी फिगर होगा उसमें 10,000 होगा। डेप्रिसिएशन को हम गिनेंगे अभी आगे, तो इसको इंक्लूड करना हो। Depreciation should be provided
तो ये दूसरा हिस्सा हमारा हमने कंप्लीट किया है। डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट 10% पर इनम। तो चलिए इसको हमारी वर्किंग नोट 1 बनाते हैं और डेप्रिसिएशन गिनते हैं। पहली जो नोट है वो किस पे है? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर जो फर्नीचर है पूरे साल रहने वाला, तो उसका 1/4/21 का जो बैलेंस है वो कितना है वो देखेंगे। और नया 10,000 कब ऐड हुआ है? 1 जनवरी 2020 को। यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्नीचर 9,000 का है पूरे साल का। 9,000 मल्टीप्लाई 10% दैट इज 900। एडिशन जो हुआ है कितने का हुआ है? फ्रॉम, इसकी डेट हमें देखनी पड़ेगी, 1 जनवरी 2022, मतलब सिर्फ 3 मंथ के लिए। एडिशन 1 जनवरी 2022, 10,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 3/12, तो ये बनेगा 250। तो कुल मिलाकर 1150 रुपए का डेप्रिसिएशन बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। तो ये हमने 3 नंबर कंप्लीट किया। लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ द गांगुली अपीयर्स एज फॉलो। 1/4 को 50,000 का बैलेंस था और 50,000 कब लिया है? 50,000। इसका उपयोग कहाँ होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड, यहाँ पर देना बैंक को 3,000 का ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं और प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेएबल टू देना बैंक। तो चलिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं। इंटरेस्ट पेएबल टू देना बैंक। हमने लेजर अकाउंट में से देखा 50,000 पर कितना रुपया इंटरेस्ट लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिया है, तो फ्रंट पेज पे चेक करते हैं। लोन फ्रॉम देना बैंक 1 लाख का है टोटल, इसको 12% रेट लगेगा। तो 50,000 पर 12%। अगले 50,000 को हम सिर्फ एक दिन की वजह से इग्नोर कर रहे हैं, बैंक वाले इग्नोर नहीं करेंगे। तो 50,000 के ऊपर 12% का एक दिन का जो भी ब्याज बनेगा 16 रुपया वो ले लेगा। लेकिन यहाँ पर आईसीआई ने इग्नोर किया है तो हम भी इग्नोर कर रहे हैं। Anyway, so this is 6,000 rupees. Now already paid 3,000 rupees. Payable मतलब आउटस्टैंडिंग रहेगा ये 3,000। सो ये हमारा जो एक्सपेंस है पी, मतलब ये जाएगा P&L में। ये 3,000 हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। चलिए अभी नेक्स्ट जो है वो है sundry debtors include 20,000 due from Robert and sundry creditor includes 10,000 due to him. Simply, अगर आप एक ही व्यक्ति के पास से आपको पैसा लेना भी है देना भी है तो हम क्या करेंगे कि ये 10,000 को सेट ऑफ करें। लेकिन ये सेट ऑफ कहाँ होगा? दोनों जगह पर। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसकी इम्पैक्ट देते हैं तो भी चलेगा। तो सन्ड्री डेटर्स में ऑलरेडी 15,000 हमने लेस किया है, एक और 10,000 लेस करेंगे। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है उसमें भी हम 10,000 लेस करेंगे। ये दोनों बैलेंस शीट की आइटम है, तो बैलेंस शीट बनाएंगे तब ध्यान रखेंगे। और प्रोविजन अगर बनाना हुआ डेटर्स पर तो भी इसका ख्याल रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Interest received represent 1,000 from the sundry debtors due to the delay and the balance on the investment on deposit. तो यहाँ पर 8 नंबर जो है वो क्या कहता है उसको भी पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेएबल टू देना बैंक, तो उसकी हमने वर्किंग नोट बनाई। एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट, तो ये हमारी इंटरेस्ट रिसीवेबल
ऑन डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट को हम देखते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमारे पास कौन से फिगर्स अवेलेबल है। सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड है 7,250। तो यहाँ पर जैसे कहा कि 1,000 जो है दैट इज फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, सो 6,250 इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। लेकिन पूरे साल में एकरू कितना हुआ है, तो वो ढूंढने के लिए हमें फिगर्स ढूंढने पड़ेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट 5% वाला है 25,000 रुपीज का। 5% इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपीज, तो उसका एक साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा 1250। चलिए, दूसरा कोई है। अभी एक और डिपॉजिट रखी है हमने एट द 10% ऑन 1 अप्रैल 21, मतलब पूरे साल के लिए। तो उसका 15,000 इंटरेस्ट बनेगा। 10% डिपॉजिट 1,50,000 मल्टीप्लाई 10%, 15,000 रुपीज। यहाँ पर आपका कुल मिलाकर 16,250 रुपया जो है वो इनकम बनता है। लेकिन ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है, ऑलरेडी रिसीव्ड इनमें से 7,250 माइनस 1,000 फ्रॉम द डेटर्स, सो 6,250 ऑलरेडी मिल चुका है। 10,000 इज द इंटरेस्ट एक्रूड। ये क्या मनी बनेगा हमारे लिए, एसेट बनेगा। बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में आएगा। सो और देखते हैं, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन द बैलेंस अंडर सन्ड्री डेटर्स। नो सच प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर द डिपॉजिट। ओके, तो सिर्फ सन्ड्री डेटर्स की बात हो रही है, तो सन्ड्री डेटर्स पर प्रोविजन करते हैं। हमारी वर्किंग नोट नंबर 4, प्रोविजन फॉर सन्ड्री डेटर्स, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5%। आउटस्टैंडिंग क्या है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जो है उसे ढूंढते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स जो है 1,20,000 है। उसमें से 15,000 रुपये का गलत पोस्टिंग वाला रॉन्ग एंट्री। फिर हमने सेट ऑफ किया एक ही बोरोवर और मतलब कस्टमर का क्रेडिट और डेबिट था, तो ये दोनों को माइनस करते हैं तो 95,000 इज द वैल्यू ऑफ द टोटल सन्ड्री डेटर्स। इसके ऊपर एट द रेट 5% करते हैं, तो 95,000 के 5% पर हमें मिलेगा 4750। ये फिगर कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। सन्डे डेटर कैसे शो करेंगे, 95,000 लेस प्रोविजन 4750, 90250 से हम इसे बैलेंस शीट में दिखाएं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने कुछ बाकी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, नहीं तो फिर मेन सम पे हम आते हैं। तो ये सारी एडजस्टमेंट अभी हमने देख लिए। चलिए, तो अभी इसको मेन पेज पर आते हैं और एक एक चीजों को हम बाइफरकेट कर देते हैं। कौन से ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री है, कौन सी कैपिटल अकाउंट विल बी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट आइटम है, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट, लोन बैलेंस शीट, इंटरेस्ट पेड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इनकम,
कैश विथ ट्रेडर बैंक लिमिटेड, तो ये बैलेंस शीट की आइटम है। डिस्काउंट रिसिप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। इन्वेस्टमेंट जो है वो बैलेंस शीट की आइटम है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा जिसका कैलकुलेशन अभी हमने किया वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी रिफ्लेक्ट होगा, एज वेल एज बैलेंस शीट में भी। फर्नीचर बैलेंस शीट आइटम है। डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑडिट फी, सबसे खूबसूरत वाक्य, प्रॉफिट, ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज। कैश इन हैंड बैलेंस शीट, डिपॉजिट हमने की है तो ये हमारी एसेट है, बैलेंस शीट का भाग होगी। ड्राइंग्स इज अ बैलेंस शीट आइटम। चलिए और सेकंड पेज पर देखते लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें इम्पैक्ट देनी है। तो 393 दोनों जगह पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी सब हमने एडजस्टमेंट कर लिया है वर्किंग नोट में। तो चलिए बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखेंगे सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट जो है उसमें एम्बेसर्श गांगुली कौन सी तारीख को बना रहा है, 2022 को, टू ओपनिंग स्टोर, टू परचेज लेश। अगर परचेज रिटर्न है तो वो आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक फर्नीचर में 10,000 ट्रांसफर किया है। कैरेज इनवर्ड इसका हिस्सा है। बाय सेल्स आएगा और लेस होगा रिटर्न्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना दिया है, 393। चलिए अभी आते हैं मेन पेज पर। तो एक है स्टॉक 2,34,000 का। उसके बाद परचेज 12,15,500। अब देखेंगे कि परचेज रिटर्न जो है वो है 29,000। तो इसको भी हम माइनस करेंगे, और 10,000 फर्नीचर में ट्रांसफर हुए हैं। तो ये तीनों का नेटिंग हम करते हैं तो 11,71,000। $11,76,500। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने एंट्रिया कर दी है, सेल्स 14,48,000, लेस रिटर्न जो है वो 43 प्लस 15 मतलब 58,000 माइनस करेंगे तो ये 13,90,000 बन जाएगा। चलिए एक और कौन सा फिगर बाकी है, जो फिगर हमने जॉट डाउन किए हैं उसको मार्क कर लेते हैं कि गलतियां ना हो। कैरेज इनवर्ड 93 बाकी है अभी। यस, तो ये पूरा देखने के बाद पता चलता है कि अभी ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ बाकी नहीं बचा है। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं फटाफट से। 13,90,000 प्लस 3,93,000,
1783, यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर मिलेगा 279,500। ये फिगर हमारा जाएगा P&L के अंदर बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारी पहली एंट्री रहेगी। $2,79,500। चलिए, तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस बनाना शुरू करते हैं। पहली एंट्री है रेंट, फिर सैलरीज। आमतौर पर एक्सपेंसेस जो होता है उसमें सैलरी पहले क्यों लिखा जाता है? बिकॉज इट पर्टेन्स टू ऑफिस एक्सपेंडिचर। उसके बाद रेंट वगैरह आता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब का ग्रुपिंग किया जाता है। लेकिन अभी हमें ये कहा नहीं गया है, तो हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। रेंट 28,500, सैलरीज था 46,500, इंटरेस्ट पेड 4,500 ऑलरेडी पेड है, 3,000 देना बैंक को पेमेंट करना है, ऐसा वर्किंग नोट में हमने लिखा है। तो ये जो है वो 3,000 ऐड होगा और ये बैलेंस शीट का हिस्सा होगा। तो ये हमारे लिए टोटल एक्सपेंस बन जाएगा 7,500। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी एंट्रियाज है। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, तो ये दोनों एंट्री हमने ले ली है, ये भी ले ली है। अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला जो है उसमें हमने एक वर्किंग नोट बनाया है। हमारी कुल इनकम कितनी है? इंटरेस्ट रिसीव्ड 16,250 प्लस 1,000 जो कि सन्ड्री डेटर से मिला है 17,250। इसे हम हमारी अदर इनकम गिनते हैं। सो बाय इंटरेस्ट 17,250, डिस्काउंट रिसीव्ड 14,950, उस तरह से डिस्काउंट अलाउड भी होगा। डिस्काउंट अलाउड को देख लेते हैं 37,700, जनरल एक्सपेंस 19,600, ऑडिट फी 3,500, फायर इंश्योरेंस ट्रैवलिंग
postage, यस हमारा अदर चीज भी देख लेते हैं, कहीं पर कुछ बचा है तो। ये लोन के ऊपर 3000 का प्रोविजन हमने कर लिया है, बाकी का सब भी हो चुका है। डाउटफुल डेट्स का एक प्रोविजन अभी बाकी है और डेप्रिसिएशन बाकी है, चलो उसको देख लेते हैं। हमारी वर्किंग नोट्स में हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना है। डेप्रिसिएशन 1150, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी वर्किंग नोट में हमें देखना पड़ेगा, जो कि अमाउंट है 4750। चलिए, तो ये हमारा पूरी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अब बन चुका है। अभी हमें टोटलिंग, तो देखते हैं किस तरह से इसमें हमारे फिगर सही बैठे हैं या गलत। ग्रॉस प्रॉफिट था 279,500 प्लस 17250 प्लस 14,950, तो ये टोटल हो जाएगा 3,11,700। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सारी चीजों का टोटल करना पड़ेगा। मैं थोड़ा स्पीड से इसको लेता हूँ। चलिए, तो ये जो हमारा फिगर है ये आता है 3,11,700 और नेट प्रॉफिट जो निकलता है 17,500। ये नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं और मिस्टर गांगुली का हम बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। कैपिटल अकाउंट में जो भी ओपनिंग होगा, एड नेट प्रॉफिट, अभी जो हमने फिगर निकाला नेट प्रॉफिट 70,500 लेस ड्रॉइंग। चलिए देखते हैं कौन से फिगर है हमारे पास। कैपिटल 540,500, ड्राइंग्स का फिगर जो है वो हमें ढूंढना है। लास्ट में 50,000 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम $561 will be the new capital। चलिए बाकी के आइटम को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं बहुत ही स्पीड से। यहाँ पर फर्नीचर आएगा, 9,000 was the ओपनिंग बैलेंस, एडिशन हुआ है जो कि एरर वाला था 10,000, तो ये जो है कुल 19,000 लेस प्रोविजन। डेप्रिसिएशन हमने गिना था, हमारी वर्किंग नोट नंबर 1150। तो चलिए 1150 को हम लेस करते हैं, तो ये हमारा फिगर आ जाएगा 17,850।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल का काम हो चुका है, अभी हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स के फिगर को हमें लेना है, तो दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में एडजस्टमेंट है, तो सन्ड्री डेटर्स 1,20,000 का था, उनमें से जो एडजस्टमेंट हुआ एक 15,000 का, एक 10,000 का, और प्रोविजन हुआ लेस और 750। तो ये सारी चीजें माइनस करते हुए 90250 ये वर्किंग नोट में हमने कर चुके हैं, तो आपको दिखा देता हूं। ये हमने 90250 ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया था। सो दिस इज सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो था वो कौन सा फिगर था वो भी देख लेते हैं। 74 माइनस 10,000, तो इसको हम 74,000, 10,000 हमने जो एलिमिनेट किया दोनों साइड से, तो ये अभी 64,000 बचेगा। ये नेट ऑफ हमने किया है या सेट ऑफ किया है। यस, सेट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी लोन फ्रॉम देना बैंक है, तो लोन फ्रॉम देना बैंक, देना बैंक की लोन कितने की है? 1,00,000 की। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सिर्फ 3,000 रुपीज है। अब इसको कंबाइन भी कर सकते हो, अलग भी दिखा सकते हो, दोनों लायबिलिटी है हमारे लिए। तो ये 1,00,000 वाला एरिया पूरा हो गया। अभी आते हैं बैलेंस शीट। कैश विद ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, ये हमारे कैश ऑन हैंड में जाएगा या कैश एट बैंक में जाएगा। सो कैश एट बैंक 40,000, तो ये एक एंट्री हमारी हो गई। इंटरेस्ट एक्रूवल हमने निकाला था हमारा 10,000 रुपीज। इंटरेस्ट एक्रूड। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है दो तरह के, एक है डिपॉजिट और एक है 5% इंटरेस्ट 10% डिपॉजिट। तो दोनों का फिगर हमें यहाँ पर जॉट डाउन करना है। तो चलिए, ये है इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपीज। उसके बाद जो है 1,50,000 डिपॉजिट्स है। हमने वर्किंग नोट इसके ऊपर बनाई थी। हमारा 10,000 रुपीज जो है वो क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो इसको हम यहाँ पर दिखा देंगे इंटरेस्ट एक्रूड को। तो अभी हमारे पास कितनी चीजें बची है वो देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में ये आ गया। कैश इन हैंड 1,900, चलिए, तो ये पेज हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक, स्टॉक को दिखाते हैं। स्टॉक क्लोजिंग 3,93,000, तो ये एंट्री हो गई हमारी। यस, बाकी की सारी चीजों को हम अकाउंट फॉर कर चुके हैं, तो कोई चीज अभी बाकी नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला शायद फिगर हमने यहाँ पर ले लिया है। ओके, तो चलिए चलते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि हमारा फिगर जो है वो कितना आया है। सो एसेट साइड इज 7,28,000। अभी लायबिलिटी साइड पर चेक कर लेते हैं। अगर कुछ छूट गया है तो टेली नहीं होगा। यस, लकीली इट इज टेलीड 7,20,000।
चलिए आईसीआई ने किस तरह से प्रेजेंटेशन किया है वो भी देख लेते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 279,500। ये प्रॉफिट एंड लॉस है जहाँ पर नेट प्रॉफिट निकला है 70,500 का। ये हमारा बैलेंस शीट है जिसके टोटल दोनों साइड 7,28,000 डेली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज लास्ट में होती है, वो है वर्किंग नोट्स। अगर सही बनी है तो ही सब कुछ सही रहेगा, नहीं तो सब कुछ बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये दूसरा क्वेश्चन है। Sengupta and company employs a team of 8 workers who were paid rupees 30,000 per month each in the year ending 31st March 2021. At the start of the financial year 21-22, the company raised salary by 10% to 33,000 per month each. Okay, fine, chaliye. On October 1st, 21, the company hired two trainees at a salary of 21,000. मतलब दो नए बंदे ने ज्वाइन किया। The workforce are paid salary on the first working day of every month, 1 month in arrears. My dear friends, ये वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 1 month in arrears का मतलब क्या है वो भी दिया। So that the employee receives their salary for January on the first working day of February. उसका मतलब क्या है कि मार्च का सैलरी जो होगा वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में पे किया। तो 1 महीने की सैलरी हमेशा आउटस्टैंडिंग रहेगी बैलेंस शीट के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस में उसका प्रोविजन किया गया। तो ये चीजों पर ये छोटा सा सम पूछा है, तो चलिए देखते हैं करना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सैलरीज which would be charged to the profit and loss for the year ended 31st March 2022. तो सैलरी पहला जो है सैलरी कैलकुलेशन है। सैलरी फॉर द ईयर 21-22, हमें पता है कि जो पुराने एम्प्लॉय थे उसको 33,000 रुपीज दिया जाता है। जैसे 8 कर्मचारी है और उसको पूरे 12 महीने की सैलरी दी जाएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो यही फिगर आएगा। तो इसका कितना होगा अमाउंट 33,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 12, सो इट इज 31,68,000। अभी दो एम्प्लॉय है 21,000 वाले, उसको 6 महीने की सैलरी देती है तो कितना बनेगा 252। दोनों का टोटल करते हैं 34,20,000। हमारा ये पहला मुद्दा कंप्लीट हुआ। दूसरा, अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी ड्यूरिंग 21-22, ये सीखने वाली चीज है। अमाउंट एक्चुअली पेड in 21-22, now paid for the March 21 in April 21। कितने लोग थे 8। 30,000 के हिसाब से 8 लोगों की 2,40,000 सैलरी बनेगी। सॉरी। और अब इस साल में जो नए बंदे आए हैं उसकी 11 महीने की सैलरी लेनी है। सो ओल्ड एम्प्लॉइज 33,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11 मंथ्स, न्यू या तो ट्रेनिंग कह लीजिए 21,000 टू एंड 5 मंथ्स। तो ये हमारे जो फिगर है कितने बनेंगे 29,04,000 21,000 multiply 2 multiply by 5, 2,10,000
तीनों का टोटल करते हैं तो हमारे पास कुल फिगर आता है 33,54,000। चलिए तीसरा मुद्दा जो है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31 मार्च, बहुत ही सिंपल है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे ओल्ड एम्प्लॉई है 33,000 वाले, 21,000 वाले, तो फॉर 1 मंथ, तो ये 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना बनेगा 264 प्लस 42 3,06,000 ओनली। सो इट वाज अ वेरी सिंपल, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट है। तो चलिए थैंक यू, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ICA का प्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है जैसे हमने किया है। Question number 3 of the practical question. We are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2022 and a balance sheet as on that day from the trial balance given below. Trial balance दे दिया गया है। On 31st March inventory was valued at 10 lakhs. ये अलग से दिया है तो कोई एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी आदत के अनुसार हम इसका बाइफर्केशन कर लेते हैं। Trade receivable, that is a balance sheet item. Inventory, trial bill, trading account, cash on hand, balance sheet. Wages, trading account. Furniture fixture, balance sheet. Depreciation दे दिया साथ में। यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस्टेक जो है वो लग रहा है। सैलरीज 2,20,000, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है। परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, यस, तो ये सारी चीजों का मिलाकर डेप्रिसिएशन होगा। तो ये जो है बैलेंस शीट आइटम है। कैपिटल जो है 25 लाख। ट्रेड पेएबल, ये हमारी लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट। सेल्स हमारा ट्रेडिंग। तो चलिए फटाक से बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हो या ना हो, ये लिखने की आदत रखें। लेस हमारे सम में सेल्स रिटर्न नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सिंपल। 17 लाख का सेल्स है। दूसरा इन्वेंट्री ओपनिंग, ये 5 लाख है। फ्यू परचेजेस, लेस परचेज रिटर्न, पता है नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये आदत डाल देंगे तो आपको लॉन्ग रन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। 12,50,000। चलिए इन्वेंट्री हो गई, परचेज हो गया, अभी वेजिस है 3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, चलिए तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अब निकल जाएगा, ज्यादा एंट्री है नहीं। ये 27 लैक्स बनेगा, माइनस 20,50,000, तो ये 6,50,000। हमारा P&L स्टार्ट करते हैं।
पीएनएल जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत होती है, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 6,50,000। यहाँ पर आप देखेंगे कि बैलेंस शीट जो है बेड डेट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है 50,000 रुपीज। मैंने मार्किंग करना चूक गया था, लेकिन आप देखेंगे कि अगर ऐसे मार्किंग करते हैं तो आप कुछ चुकेंगे नहीं। 2,20,000 सैलरीज, डेप्रिसिएशन 1,50,000 दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट में भी आएगा और पीएनएल में भी आएगा। तो अभी बैलेंस शीट में हमें और इसका उपयोग करना है। चलिए, सो 1 2 3 आइटम्स है और ये 6,50,000 है। सो टू नेट प्रॉफिट 4,20,000 माइनस करेंगे 650 में से, तो 2,30,000 बचेगा। चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट को। कैपिटल हेड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 230 आया है। ड्राइंग का कोई मतलब इसमें नहीं है, ड्राइंग्स विल बी नील, लेकिन लिखने की आदत चालू रखना। और अब आते हैं कैपिटल में, 25 लाख इज द कैपिटल। तो ये आपका बनेगा 27,30,000। चलिए अभी बैलेंस शीट ट्रेड रिसीवेबल रिसीवेबल है, तो और ट्रेड पेएबल भी होगा 9 लाख। ये दोनों आमने सामने लिखने की आदत डालेंगे तो कोई भी छूटेगा। चलिए अभी आते हैं फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर एंड फिक्सर 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि ऑलरेडी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट करने के बाद के फिगर है, ये हम मान लेते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन है उसको अलग से दोबारा डेबिट नहीं करेंगे। इसका टोटल जो होगा वो हम सीधा यहाँ पर रख देंगे। इसका टोटल कितना होगा, 150 प्लस 1570, मतलब ये डेप्रिसिएशन के बाद के फिगर। यस, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10 लाख रुपीस। फाइनली कैश ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड का फिगर कितना है, 5,60,000। और ये हमारा बैलेंस शीट में भी इसकी एंट्री हमने डाल दी। तो चलिए ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा बैलेंस शीट। इसको टोटलिंग करके एक बार देख लेते हैं। 2730 प्लस 9 लाख 36,30,000। एसेट साइड is 36,000. So this is telling
इसे बहुत सिंपल सम था, हमने बड़े बड़े सम करने के बाद ये किया है तो इसको छोटा लगता है। ओके, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द ICAI। इन्होंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट एक ही में कंबाइन कर लिया है, हालांकि दिस इज द बेस्ट मेथड और आगे जाके हम इसे करेंगे। अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पेज लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एंट्री है पेज भी ले सकते हो। Question number 4. Mr. Kotliwal is engaged in business of selling magazines. Several of his customers pay money in advance for subscribing his magazines. Information related to year ended 31st March 2022 has been given below. On 1st April 21, he had a balance of rupees 2 lakh advance from the customer, of which rupees 1 lakh 50,000 is related to year 21-22. तो यहाँ पर ये कोटरीवाल साहब जो है वो मैगजीन का बिजनेस कर रहे हैं और 21-22 का फिगर कितना है, सिर्फ 1,50,000। While remaining pertains to year 22-23, मतलब 2 साल या 3 साल का कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो इस हिसाब से ये फंड जो है वो 50,000 अगले साल का है। तो अगर बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे तो ये लायबिलिटी बनेगी फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, ड्यूरिंग द ईयर 21-22 ही मेड कैश सेल्स ऑफ ₹5 lakhs, तो 5 लाख का कैश सेल्स भी हुआ है। अभी टोटल इनकम फॉर द ईयर 21-22, तो ये पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, हमें दोनों चीजें बताई गई है कि 1,50,000 जो है वो क्या है, इट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड थ्रू द बैंक, मतलब बैंक अकाउंट में पड़ा है। कैश सेल्स कितना हुआ है, 5 लाख, तो 6,50,000। लेकिन ऐसे लिख नहीं सकते, हाँ क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना होता है तो वहां कायदे से आपको आंसर वगैरह लिखना है और लिखना है अच्छी तरीके से। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर द ईयर 21-22, money received in cash for 21-22 5 lakhs, fair add money received in advance during previous year, मतलब पिछले साल ही ये पैसा आ गया था। तो कुल मिलाकर आपकी टोटल इनकम फॉर द ईयर कितनी है, 6,50,000। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज 170। तो इसके लिए हमें ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। तो ये अकाउंट बना लेते हैं तो फिगर निकल आएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। क्या दिया है, 1/4 को कितना बैलेंस था, 2,00,000 रुपया, तो 1,421 बाय बैलेंस 2 lakhs, इनमें से 2 सेल्स फॉर द ईयर 1,50,000 चला गया। अभी 50,000 पड़ा है अगले साल के लिए। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 170, तो 2 क्लोजिंग बैलेंस 1,73,000। तो यहाँ पर बाय जो सब्सक्रिप्शन मतलब है, बैंक में से पैसा आया है बाय बैंक अकाउंट, उसका बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा। तो वो कितना है, ये 3,20,000 माइनस 2 लाख 1,20,000। अभी क्वेश्चन क्या है, टोटल मनी रिसीव, टोटल मनी रिसीव तो कैश सेल्स कितना है, 5 lakhs,
and advance received 1,20,000, total money received 6,20,000. माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा अच्छा सम है, इसमें कुछ सोचना ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग करोगे तो ये फ्रीक्वेंटली होने वाला एडजस्टमेंट है, तो इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। आईसीआई का प्रेजेंटेशन सेम ऐसा ही है, जैसे हम लोग सिर्फ इसको देख के ही करते हैं सब कुछ। तो ये कंपटीशन है और ये एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, कुल मिलाकर 6,20,000। तो मिलते हैं अगले सम में, जो कि फिफ्थ सम और फाइनल सम होगा। Fifth question, Mr. Billa is a proprietor engaged in business of trading electronics. An excerpt from his trading and P&L account is as follows. तो यहाँ पर हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट दिया है, इसमें कुछ आइटम मिसिंग है, जैसे आप देख रहे हैं सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह वगैरह। करना क्या है, कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो ये जो टू कमीशन द मैनेजर है on such net profit before charging such commission is 2 lakh. So यहां से हम शुरुआत करते हैं। सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 1% ऑफ द टोटल सेल्स। सेलिंग एक्सपेंस जब ढूंढेंगे तो सेल्स भी मिल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, इसे सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं और बाद में आपको प्रेजेंटेशन जो है वो दिखा देता हूं, ताकि हम उन दोनों का वक्त जो है वो कम हो। सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहां पर सिंपल लिखा ही है कि कमीशन टू द मैनेजर और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले, तो वो किस तरह से गिना जाता है, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 10%, मतलब 10% है। ये अमाउंट हमें ऑलरेडी दी गई है 2 लाख रुपया। तो बिफोर चार्जिंग दिस कमीशन इट विल बी हाउ मच। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2 लाख मल्टीप्लाई 100/10, दैट इज 20 lakhs। अब जबकि आप कमीशन पे करते हो तो नेट प्रॉफिट क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 lakh माइनस 2 lakhs, दैट इज कमीशन, मैनेजर्स कमीशन 18 lakh। तो हमारा जो पहला इस मैटर था वो कितना बन चुका है, 18 lakhs। अब बात आती है सेलिंग एक्सपेंस। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज इन लोगों ने रखी है कि यहाँ पर कोई डीमार्केशन नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर कोई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये आपके लिए सुविधा हो जाएगी। अब देखिए, बहुत ही आसानी से आप कह पाओगे कि ये दोनों चीज का टोटल कितना है, 60 lakhs। तो ये कितना बन जाएगा, 60 lakhs। 60 lakhs में से अब सिर्फ बी ऐसा बचा है कि जो आइडेंटिफाइड नहीं। तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी इज इक्वल टू 60 lakhs minus 2 lakh minus 18 lakhs minus 26 and 13 lakhs. So it will be 1 lakh. तो ये 1 lakh क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस। तीसरा हमारा जो है सेलिंग एक्सपेंस इज द 1% ऑफ द टोटल सेल्स। तो सेल्स कितना बनेगा, सेल्स
इक्वल टू सेलिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस। तो कितना सेलिंग एक्सपेंस है? 1 लाख। ये 1% से आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर तो जवाब मिलेगा 1 करोड़। तो यहाँ पर ये सेल्स कितना बनता है? 1 करोड़ का बनता है। ग्रॉस प्रॉफिट देयर इज अ नो मतलब लॉजिक, ये 55 लाख का है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना बनेगा? 55 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है तो यहाँ पर ये 55 लैक्स आ जाए। मिसलेनियस इनकम 60 lakh minus 55 lakh is 5 lakh. So this was easiest sum, लेकिन ये क्या हमसे टेस्ट कर रहा है? ये हमारे कंसेप्ट को टेस्ट कर रहा है कि भाई हमें पता है चीजों को कैसे ढूंढना है। एक और चैप्टर भी आएगा, एंट्रीज फ्रॉम द मिसिंग रिकॉर्ड्स, तो ये सारी चीजें आपको यूजफुल होने वाली। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। कौन सा? कि भाई मैनेजर को कमीशन पहले मिलता है तो कैसे इक्वेशन लिखना है, आफ्टर मिलता है तो कैसे मिलता है। सेलिंग एक्सपेंस अगर 1% है तो उसका सेल जो है दैट इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज। तो चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आईसीआई ने भी दिया है। यहाँ पर इतना जो लंबा चौड़ा लिखा है जो मैं बोलता गया हूँ वो है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं लेकिन आंसर मैचिंग होना चाहिए। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पूरा अकाउंट दिया है जिसकी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सो दिस वाज अबाउट द थिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अभी इस चैप्टर को विराम करेंगे, लेकिन आगे हमें पूरी तरह से जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। और अभी एक और चीज बाकी है और वो है यूनिट 2, दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। तो मिलते हैं वहां पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर द